अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। देखो भाई, मोमेंटम को फोर्स के टर्म्स में ऐसे डिफाइन किया जाता है कि भाई जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगी, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगी, लेट सपोज बॉडी की वेलोसिटी इस वक्त कुछ है, कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगी तो हमने पढ़ा है कि फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी की वेलोसिटी वी आई से किस पे चली जाएगी, वी एफ पे चली जाएगी। क्लियर है। अब चूंकि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें पता है भाई मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी इनिशियल होगी तो मोमेंटम इनिशियल होगा, अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। और इतना हमें पता है भाई, मास चेंज नहीं होता फोर्स लगाने की वजह से। सही है। अच्छा, तो यहीं से आ जाता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। सही है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। कहने का मतलब ये है कि भाई कितनी देर के लिए फोर्स कितनी लगी और कितनी देर के लिए अप्लाई की गई। सही है। कितनी फोर्स अप्लाई की गई है बॉडी पर और कितने टाइम के लिए अप्लाई की गई है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। सही है। अच्छा, इस चीज को प्रूव भी करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक बॉडी, इसी को देख लेते हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास है m और वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब इस पर फोर्स अप्लाई की गई तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके वी एफ हो गई। जैसा कि हमें पता है मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो जैसे कि वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम चेंज होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि भाई अगर वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा, और अगर वेलोसिटी फाइनल है तो मोमेंटम भी क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। हम करेंगे क्या कि भाई इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में से हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2 को पहले लिखेंगे यानी पी एफ आ जाएगा। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी तो पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा, और राइट साइड में से यानी एम वी एफ माइनस हो जाएगा इक्वेशन 1 की राइट साइड, जो कि है हमारे पास एम वी आई। अब यहां से हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, ये दरअसल हमारे पास कहलाता है चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी। क्लियर है। फाइनल माइनस इनिशियल हम क्या कहते हैं, इसको चेंज कहते हैं। अब किस चीज में चेंज है, मोमेंटम में, तो डेल्टा पी लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों में तुम देख लो, यहां पर हमारे पास कॉमन है मास। जब मास को यहां से कॉमन निकालोगे तो यहां से बचेगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे ये कि भाई हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय पी। सही है। बोथ साइड को पी से डिवाइड कर देंगे तो मतलब डेल्टा पी के नीचे भी पी आ जाएगा, और हमारे पास एम वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें पता है एम वी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये हमने पढ़ा है कि भाई ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी अपॉन टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो उस वजह से क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया। अब हम जब आगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि भाई एम ए बराबर होता है हमारे पास किसके, फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स की वैल्यू होती है दरअसल एम ए, तो यहाँ पर एम ए की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा पी इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर इतनी कहानी तो अगर आपको समझ आ गई है, इसकी डेरिवेशन समझ आ गई है, फॉर्मूला समझ आ गया है, तो इस फॉर्मूले के क्या फायदे हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं, तो ये देख लो। अब जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो या तो वो एक्सेलरेट होता है या डिसेलरेट होता है। या तो उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। क्लियर है।
तो फोर्स दोनों सूरतों में लगाई जाती है, बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए भी, बॉडी की वेलोसिटी को कम करने के लिए भी। अब होता क्या है कि भाई हमारे पास, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो गाड़ियां वगैरह होती है उनके आगे बम्पर वगैरह लगाए हुए होते हैं, क्लियर है। तो उन चीजों की वजह क्या है, पर्पस क्या है, सही है, कैसे इस्तेमाल होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि भाई मोमेंटम में चेंज आना, या तो मोमेंटम का इंक्रीज होना या तो मोमेंटम का डिक्रीज होना। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। देखो फोर्स आप अप्लाई करोगे टाइम टी इंटरवल के लिए, यानी एक खास वक्त तक आप फोर्स अप्लाई करोगे जिससे आपके मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा, सही है। अच्छा, अब होगा क्या कि भाई चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, सही है। तो चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए, लेट सपोज मैं कहता हूं चेंज इन मोमेंटम आया मेरे पास 20, क्लियर है। चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या है? 20, सही है। अब ये 20 कैसे आएगा भाई? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट 20 ही देगा। लेट सपोज मेरे पास फोर्स की वैल्यू है 10 और मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है वो 2 है, क्लियर है। मैंने कह दिया कि भाई 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है 2 सेकंड के लिए, और मोमेंटम का जो चेंज आया वो कितना आया है? 20, क्लियर है। अब 10 न्यूटन की फोर्स ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि भाई फोर्स कम अप्लाई हो। मैं क्या चाहता हूं? फोर्स कम अप्लाई हो। तो मैं क्या कर दूंगा कि भाई अगर मैं चाहता हूं फोर्स कम अप्लाई हो तो मैं इसको उल्टा कर दूं इस तरह से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी अगर फोर्स 10 सेकंड तक अप्लाई की जाए, फोर्स 10 सेकंड तक अप्लाई की जाए, तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो उस वजह से फोर्स भी कम अप्लाई होगी। फोर्स क्या होगी? कम अप्लाई होगी। तो जितना फोर्स का टाइम बढ़ेगा उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों? क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम को क्या रखना होता है? कांस्टेंट रखना होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका एप्लीकेशन है। तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि भाई इफ स्टॉपिंग टाइम इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। अगर किसी बॉडी को स्टॉप करना है, किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है, मुझे उसको रोकना है, सही है। तो अगर रोकने वाला टाइम ज्यादा होगा, रोकने वाला टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं रोकने के लिए, तो मेरी जो फोर्स होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं इन एप्लीकेशन से, जैसे कार के बम्पर्स और वो जो आगे क्रम्पल जोन लगे होते हैं, उससे होता क्या है कि भाई स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब भी गाड़ी किसी चीज से टकराती है, जब भी गाड़ी किसी चीज से टकराती है, तो टकराते वक्त सबसे पहले बम्पर उससे टकराता है, और जब बम्पर टकराएगा तो आप तक पहुंचते पहुंचते उसको टाइम लगेगा। जब कोई गाड़ी किसी चीज से टकरा जाए, किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, दीवार से टकरा जाए, तो होगा क्या कि भाई गाड़ी का पहले बम्पर टकराएगा, सही है, फिर बोनट वगैरह, आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम तो इंक्रीज हुआ, सही है। मान लो गाड़ी के आगे बम्पर नहीं था, बोनट नहीं था, तो फिर बताओ जब आप तक फोर्स पहुंची तो फोर्स पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम लगेगा, सही है। जब फोर्स आप तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा तो फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम उसी फोर्स के टाइम को इंक्रीज कर दे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इंपैक्ट कम पड़ेगा। इसी वजह से आगे बम्पर्स वगैरह ये चीजें लगाई जाती है, ताकि फोर्स जब हम तक पहुंचे तो इसका इंपैक्ट कम हो चुका हो। क्यों? क्योंकि टाइम इंक्रीज कर दिया हमने, और ये चीज इस फॉर्मूले से साबित है, क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर यही बात है कि भाई कार के बम्पर वगैरह और ये चीजें क्या करती है? स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज कर देती है कोलिजन के दौरान, जिससे क्या हो जाता है? फोर्स रिड्यूस हो जाता है किसी भी पैसेंजर पर लगने वाला, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्या करता है भाई? सीट बेल्ट आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, सही है, तो गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी मोशन में है, और हम फर्स्ट लॉ के मुताबिक देखेंगे अभी, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ के मुताबिक, कि भाई हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है। कहने का मकसद ये कि भाई वो अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि भाई जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो साथ हम भी मोशन में होते हैं। गाड़ी जब अचानक किसी चीज से टकराती है तो गाड़ी स्टॉप हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी तो मूव कर रही होती है ना। हमारी बॉडी किस में थी? मोशन में थी। तो वो अपनी मोशन की स्टेट को बरकरार रखने के लिए क्या होता है? उसको आगे की तरफ झटका मिलता है, यानी बॉडी आगे की तरफ जाती है। आपने महसूस भी किया होगा जब गाड़ी ब्रेक मारती है तो आपको आगे की तरफ झटका मिलता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है, हालांकि गाड़ी डायरेक्ट रुक गई, क्लियर है। तो होता क्या है कि भाई जब आपकी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ तो आप डायरेक्ट खिड़की से बाहर चले जाओगे, सामने वाले शीशे से, क्लियर है। तो इसी वजह से होता क्या है
कि भाई आप सीट बेल्ट बांधते हो तो सीट बेल्ट से जो है एक तो आप रुक जाते हो सही, ऊपर से टाइम भी इंक्रीज हो जाता है, तो इससे आपकी सेफ्टी होती है। तो प्रिवेंट सडन फॉरवर्ड मोशन, यानी जो सडन फॉरवर्ड मोशन होती है आपकी कोलिजन के बाद, उसको रोकता है और इंक्रीज करता है टाइम को, ताकि स्टॉप हो जाए जो बॉडी सेफली। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है एयर बैग्स और कुशन, ये भी सेफ्टी डिवाइसेस है। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड सॉफ्ट स्टॉपिंग और रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, वो फोर्स का इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आने वाला है। सही है? उसके अलावा जो नाजुक चीजें होती है, जैसे शीशे की चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, उनको क्या किया जाता है? स्टायरोफॉर्म वगैरह में पैकिंग की जाती है। क्यों? ताकि वो स्टायरोफॉर्म उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है और टाइम को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर फोर्स का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा हेलमेट वगैरह हो गए, तो हेलमेट में भी यही होता है कि भाई पहले फोर्स का इम्पैक्ट हेलमेट पे पड़ेगा और हेलमेट से आपके सर तक पहुंचने में उस फोर्स को टाइम लगता है। तो जब फोर्स का टाइम इंक्रीज होता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, जिससे इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है। अच्छा भाई, अब ज़रा हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसकी स्टेटमेंट हमें, अच्छा, ये कंजर्वेशन का जो मतलब है इसको समझ लो। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ का कंजर्व होने का मतलब है कि भाई कांस्टेंट रहना। कांस्टेंट रहना का मतलब कि भाई वो चीज़ चेंज नहीं होगी। सही है? यानी जितनी उसकी अमाउंट है वो बरकरार रहेगी। सही है? तो मतलब क्या है कि भाई ये लॉ है मोमेंटम के कंजर्व होने के बारे में, कि भाई मोमेंटम कंजर्व रहता है, ना ही मोमेंटम लॉस होता है, ना ही मोमेंटम गेन होता है, लेकिन सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में। अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट में गौर करें, एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम लें, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करती, यानी बाहर से बॉडी पर कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रही तो बॉडी का जो मोमेंटम है जितना है वो उतना ही रहेगा, ना ही वो बढ़ेगा ना ही वो कम होगा। क्योंकि हमने देखा है कि भाई मोमेंटम का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना उसका ताल्लुक है वेलोसिटी के चेंज होने से, और वेलोसिटी का चेंज होना ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कब होता है? जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है। तो हमने क्या बोला कि भाई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट। इसको जरा थोड़ा सा और मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि भाई हम कंसिडर करते हैं दो बॉडीज को, जो जिसमें से एक का मास m1 है और दूसरे बॉडी का मास m2 है। ये दोनों बॉडीज आगे की तरफ मूव कर रही है। ये बॉडी, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने u1 का नाम दिया, और इस दूसरी बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने u2 का नाम दिया। यहाँ पर u का जो सिंबल है ये दरअसल इनिशियल वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है। पहली बॉडी जो मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और जो दूसरी बॉडी मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस हिसाब से इस बॉडी का मोमेंटम निकालूं तो ये बन जाएगा, मोमेंटम हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी u1। क्लियर है? तो इसका m1 u1 मोमेंटम आ गया, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी u2, तो ये इस बॉडी का मोमेंटम आ गया। अब अगर इसका टोटल करना है तो इन दोनों मोमेंटम्स का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। इन दोनों मोमेंटम्स का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो जब दोनों मोमेंटम का सम करूंगा तो मेरे पास इन दोनों का टोटल मोमेंटम आ जाएगा। फिर हमने क्या बोला कि भाई मान लो कि भाई ये जो पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है ये दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी ये पहले बॉडी की स्पीड ज्यादा है, दूसरी बॉडी की स्पीड कम है। तो भाई इससे तो अंदाजा यही होता है कि भाई आगे चल के ये बॉडी इससे क्या करेगी? टकराएगी। टकराने को क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। तो जब इस बॉडी की वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो ये बॉडी जाकर इससे क्या कर जाएगी? कोलाइड कर जाएगी। कोलाइड करने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएंगी, कोलाइड करेंगी, और कोलाइड करते वक्त ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। भाई जब भी कोई चीज किसी चीज से टकराती है तो उस पर क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई होती है। तो जब ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करेंगी? फोर्स लगाएंगी। अब जब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी तो हमें पता है फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन कॉज करेगी तो उससे इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में
तब्दीली आ जाएगी, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई जैसे सामने एक बाइक खड़ी भी हो या बाइक जा रही हो आहिस्ता स्पीड से, पीछे से गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से आ रही है, गाड़ी ने टक्कर मारी तो गाड़ी की स्पीड में भी थोड़ी सी कम चेंज आएगा और बाइक की स्पीड में भी चेंज आएगा। यानी होगा ये कि भाई आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी और पीछे वाले की थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो स्पीड में चेंज आया। तो स्पीड में जब चेंज आएगा तो दोनों के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो इस बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास m1 v1, क्योंकि मास और वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी को हमने v1 और v2 का नाम दे दिया क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है। और इस बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। क्लियर है? अब इस का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो इन दोनों का सम करने से आएगा, और यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम है वो इन दोनों का सम करने से आएगा। कहने का मकसद ये है कि भाई टकराने से पहले बॉडी का या सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था वो कितना आया, m1 u1 प्लस m2 u2, और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम आया वो कितना आया, m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? लेकिन हमने क्या बोला कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या बोला, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो भाई टकराने से पहले टोटल मोमेंटम ये है, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम ये है, तो जब चेंज नहीं होगा तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर देखा जाए तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम है ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसी वजह से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जरा कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, न्यूमेरिकल के अलावा एक दो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको देख लो जरा। कि भाई आपसे कहा जा रहा है कि भाई वाई मोमेंटम इज कंसिडर्ड इक्वल टू जीरो व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। जब एक बॉडी रेस्ट में आ जाए तो उसका मोमेंटम जीरो क्यों कहलाया जाता है? सीधी सी बात है, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा, बॉडी की स्पीड जीरो होगी, और जब बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा तो हमें पता है मोमेंटम कैसे निकलता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को जब जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। सही है? उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई जब भी आप जो क्रिकेट खेलते वक्त जो बॉल कैच किया जाता है, तो बॉल कैच करते समय यानी जैसी बॉल हाथ में आती है तो आप ध्यान देना कि भाई फील्डर जो होता है जैसी बॉल को कैच करता है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ये देखिए लिखा हुआ है कि भाई व्हाई डू यू पुल योर हैंड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। कि भाई जब एक फास्ट मूविंग बॉल जब आप कैच करते हो तो आप अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों पुल करते हो? तो इसकी वजह ये है कि भाई जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई अगर हमने टाइम को इंक्रीज किया, क्या किया, टाइम को इंक्रीज किया, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा उसमें लगने वाले फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो जब हम बॉल को कैच करते हैं तो अगर डायरेक्ट मैं हाथ को नीचे ना करूं तो सारे के सारी फोर्स जो है यानी टाइम बहुत कम होगा, तो हाथ पर फोर्स ज्यादा लगेगी, और उससे खतरा ये है कि भाई बॉल मेरे हाथ में टिपका खाकर हो सकता है वापस बाहर चली जाए। लेकिन जब मैं साथ हाथ को नीचे लेकर आऊंगा तो मैंने क्या कर दिया, टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब जब टाइम को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें एक ये न्यूमेरिकल है हमारे पास कि भाई फाइंड अ फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकंड्स। यानी आपको फोर्स मालूम करनी है जो कि एक बॉडी को स्टॉप कर दे, एक बॉडी को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। कितने टाइम में, 4 सेकंड में। यानी टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड में एक बॉडी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 16 मीटर पर सेकंड, यानी एक बॉडी 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। आपने उस पर फोर्स लगानी है 4 सेकंड तक, आपने उस पर लगानी है फोर्स 4 सेकंड तक, ताकि वो बॉडी रुक जाए। अब जब बॉडी रुक जाएगी तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बॉडी रुक जाएगी। क्लियर है? अब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 4 सेकंड तक अगर मैं फोर्स लगाना चाह रहा हूं तो मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा ताकि बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बॉडी का मोमेंटम जीरो कैसे होगा, मुझे इसकी वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी। मास तो जीरो कर नहीं सकते क्योंकि मास हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर है? अच्छा,
तो यहाँ पर होगा क्या कि भाई हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा कि भाई चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के। यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा मास भी दिया हुआ है बॉडी का जो कि हमारे पास है 3 kg। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं भाई, हमें पता है डेल्टा पी किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है भाई फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी के। क्लियर। अब जरा इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। मास है हमारे पास 3 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास टोटल 0। इसके अलावा इनिशियल मोमेंटम अगर चेक करना चाहे तो मास है 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 16, तो इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48, और जैसा कि मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। क्लियर। अच्छा, अब जरा हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में और चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो टी एफ जो है वो दरअसल हमारे पास है 0, माइनस पी आई जो है वो हमारे पास 48, और टाइम जो दिया गया है वो हमारे पास 4 सेकेंड। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 48 अपॉन 4, 4 ऑन द 4, 4 ऑन द 4, 4 टू द 8, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 न्यूटन। जहाँ पर मतलब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 12 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी 4 सेकेंड तक। उसके बाद ये बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बॉडी रुक जाएगी। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि भाई बॉडी को अगर रोकना है तो उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या डिनोट कर रहा है कि भाई फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है। बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, फोर्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, जैसा कि हमने देखा था कि भाई टाइम को इंक्रीज करने से फोर्स के अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, तो क्या वाकई ऐसा है? लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर 4 सेकेंड के बजाय 8 सेकेंड कर देते हैं। क्लियर है। 4 सेकेंड के बजाय 8 सेकेंड तक अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8, टाइम की जगह क्या आ जाएगा 8, और जब मैं यहाँ पर टाइम की जगह 8 रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 6 न्यूटन। क्लियर। तो यही बात हमने फोर्स इन टर्म मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स में देखा था कि भाई जब हम टाइम को इंक्रीज करते हैं, जिस टाइम यानी फोर्स के लगने की टाइम को अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे फोर्स का अमाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम जब बॉल भी कैच करते हैं ना तो अपने हाथ पीछे क्यों खींचते, ताकि टाइम इंक्रीज हो तो फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। यानी हमें बॉल को क्या करना है, रोकना है। बॉल को रोकना है मतलब बॉल का मोमेंटम जो था उसको चेंज करना है, चेंज करके 0 पे लाना है। क्लियर है। तो चेंज करके 0 पे लाने के लिए हमें बॉल पे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब अगर मैं कम टाइम के लिए फोर्स लगाता हूं तो बॉल पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर देता हूं तो बॉल पे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। क्लियर है। अच्छा, इसीलिए यही होता है कि भाई जब मतलब अगर हाथ पीछे नहीं करोगे तो बॉल आपके हाथ में टिपका खा के बाहर गिर जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से। इसको देख लेते हैं जरा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास है कि भाई एक गन है जिसका मास है 8 kg, और ये एक फायर करता है एक बुलेट को, और उस बुलेट का मास है 40 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास 2 मासेस आ गए, एक मास है हमारे पास गन का और एक मास है हमारे पास बुलेट का। सही है। गन के मास को मैं m1 कह देता हूँ, बुलेट के मास को मैं m2 कह देता हूँ। तो गन का मास है हमारे पास 8 kg और बुलेट का मास है 40 ग्राम। क्लियर है। अच्छा, अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम में कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 0.04 किलोग्राम। यहाँ तक कहानी समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई हमने 1 जो है ये गन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सबस्क्रिप्ट 2 है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं बुलेट के लिए।
अब यहाँ पर कहानी ये है कि भाई जब बुलेट फायर नहीं की गई, जब बुलेट फायर नहीं की गई तो गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी गन के अंदर रेस्ट में थी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है गन और बुलेट की, ये दोनों की क्या है, जीरो है। तो मैं कहूंगा u1 यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी को अभी आपने देखा, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में u से डिनोट किया। तो गन की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड। तब जब अभी गोली चली नहीं है तो दोनों रेस्ट में, तो गन की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और हमारे पास बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब उसके बाद कहा क्या गया कि भाई जब बुलेट फायर की गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड। यानी ये फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसकी, बुलेट की। तो बुलेट को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, v2। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया ना, और बुलेट के लिए 2 इस्तेमाल किया, तो v2 हमारे पास हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, जब बुलेट फायर होगी तो होगा क्या कि भाई गन जो है पीछे की तरफ झटका खाती है, इसको हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। सही है, जब भी बुलेट फायर की जाती है आप लोगों ने देखा होगा तो गन पीछे की तरफ क्या करती है, झटका खाती है। अब पीछे की तरफ जो उसका रिकॉइल होता है गन का, उस गन के रिकॉइल की स्पीड क्या होगी, उस गन के रिकॉइल की स्पीड क्या होगी। देखो गन इनिशियली रेस्ट में थी जब फायर नहीं हुआ था, बुलेट भी रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही फायर किया गया बुलेट की वेलोसिटी भी चेंज हुई और गन की वेलोसिटी भी चेंज हुई। क्लियर है। अब वो गन की वेलोसिटी क्या थी, कौन सी वेलोसिटी, रिकॉइल होने वाली वेलोसिटी, वो क्या है वो हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m1 की जगह हमारे पास 8 kg और u1 की जगह 0, m2 की जगह 0.04, u2 की जगह 0, m1 की जगह 8, v1 की जगह v1 ही आएगा क्योंकि v1 हमने फाइंड आउट करना है, और m2 की जगह आ जाएगा 0.04। हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 4/100 ही लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और v2 जो है हमारे पास वो कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो होगा ये कि भाई 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 0 से 0, ये भी 0, तो टोटल 0 प्लस 0 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा 8v1 और ये प्लस 4। अब प्लस का 4 जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 8v1। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ लाके डिवाइड करा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 4/8 इक्वल्स टू v1। 4 1 4, 4 2 8, यानी आ गया v1 हमारे पास कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो गन के रिकॉइल की जो स्पीड है कि भाई गन ने कितनी स्पीड से पीछे की तरफ झटका मारा, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन इस वजह से आया कि भाई गोली आगे की तरफ गई है और गन पीछे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव साइन तो आएगा। हमेशा याद रखना यहाँ पर ये जो आंसर में साइन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करवाता है कि भाई इस चीज की डायरेक्शन आया उस चीज के सिमिलर डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है।